हेलो गाइस, वेलकम टू बराड़ डिजिटल एज। में जयदीप बराड़, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। हमने कंप्यूटर फंडामेंटल के लेक्चरों की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल का सिलेबस को कवर करेंगे। अब तक हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जर्नेशन ऑफ कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड जो कंप्यूटर की जर्नेशन है उसको हम 1 बाय 1 रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। अभी तक जो भी 5 जर्नेशन है उसको हम अच्छे से तरह से स्टडी करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जिसके अंदर सारे के सारे बहुत बड़े साइज़ में कंप्यूटर थे, उस जनरेशन को हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर कंप्यूटर का साइज़ कह सकते हो बहुत ही बड़ा था, लगभग कह सकते हो 30 फीट के करीब वो लंबा होता था और 10 फीट ऊंचा होता था। बहुत ही बड़ा साइज़ था कंप्यूटर का। ये बड़ा होने का कारण क्या था? तो ये जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था 1942 से 1955। मीन्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब थी? 1942 से 1955 के। इस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर क्या यूज करते थे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते थे? वो करते थे वैक्यूम ट्यूब और मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज किस लिए कि जैसे जैसे आजकल हम इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं टाइप, हिंदी टाइप करते हैं, या चाइना वाले चाइना करते हैं, ठीक है, जापान वाले जापानीज़ लैंग्वेज से इंस्ट्रक्शन देते, तो उस टाइम जो इंस्ट्रक्शन दी जाती थी डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज से दी जाती थी, जो लैंग्वेज होती थी 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। उस टाइम जो वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी वो वैक्यूम ट्यूब यहाँ दिखा रखी है। जो आप लोगों ने अगर पुराने वाला टीवी देखा होगा, पिक्चर ट्यूब होती थी, तो पिक्चर ट्यूब के पीछे होता था एक तरह से वो वैक्यूम ट्यूब होती थी। ये वैक्यूम ट्यूब उस टाइम ये डाटा स्टोरेज के लिए यूज की जाती थी। बहुत ज़्यादा में वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी, 5000 10,000। तो इस कारण मेरा जो आजकल हम छोटी ही चिप में डाटा स्टोर करते हैं, उस टाइम मान लो हमें 10 KB डाटा स्टोर करना है या 1 MB डाटा स्टोर करना, तो 1 MB डाटा आज हमारा इवन छोटी जगह में स्टोर हो जाता है, क्योंकि आजकल 64 128 GB की भी हमारी चिप आ चुकी है या पेन ड्राइव आ चुका। उस टाइम अगर हमें 1 MB डाटा स्टोर करना पड़ता था, उसके लिए भी हमें हज़ारों वैक्यूम ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती थी और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे वायर की ज़रूरत होती थी और एक पूरा पैनल बनाना पड़ता था, बोर्ड बनाना पड़ता था जिस पे वैक्यूम ट्यूब लगाई जाती थी। इसके कारण ही हमारा कंप्यूटर का साइज़ उस टाइम बहुत ज़्यादा होता। अगर इतनी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब हम लगाते थे तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खर्च करनी पड़ती थी। इवन कंप्यूटर इतना गर्म हो जाता था, उसको चलाने के लिए हमें उस टाइम कूलरों की और एसी की ज़रूरत पड़ती थी। अगर कूलर एसी नहीं होता था तो हमारा कंप्यूटर उस टाइम, और बहुत ही महंगा होता था उस टाइम, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगा होता था, इतना कॉस्टली होता था कि बहुत सारे देशों के पास कंप्यूटर नहीं था। तो उस कंप्यूटर की और जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की थी वो खास बात क्या थी? वो खास बातें ये थी। सबसे पहले क्या थी, ये कंप्यूटर क्या थे? लार्ज इन साइज थे, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज इनका तो था, बहुत बड़ा साइज। अप्रोक्सीमेशन कह सकते हैं यहाँ पर 30 फीट तो इनकी चौड़ाई होती थी, लंबे कह सकते थे, और लगभग 10 फीट ऊंचे होते थे। और द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उस टाइम मशीन लैंग्वेज थी 0 1 की लैंग्वेज, वो सिर्फ साइंटिस्ट लोग थे, साइंटिस्ट जो प्रोग्रामर थे, जो मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में बैठे थे, वही प्रोग्रामिंग कर सकते थे। कॉमन मैन उस टाइम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता था। प्रोग्रामिंग डिफिकल्टी। इलेक्ट्रिसिटी नीड वेरी हाई, बिजली बहुत ज़्यादा नीड थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या है? जैसे एक टीवी चला रहे हैं तो अगर 20,000 टीवी चला दिए, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब उतनी बिजली लेता है जितने हमारा टीवी लेता था, नॉर्मल टीवी, क्योंकि उसके पीछे ही लगता था, वहाँ से निकाला गया था इसको, तो बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती थी। उसके बाद कॉस्ट इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा कॉस्ट थी उस टाइम उसकी। कॉमन मैन तो छोड़ो, इवन पूरी कंट्री भी उसको खरीद नहीं सकती। 2-4 कंट्रियों के पास उस टाइम कंप्यूटर होते थे। उसके बाद क्या है? लॉट ऑफ वायर नीड, क्योंकि अगर इतनी सारी वैक्यूम ट्यूब को हमें इंस्टॉल करना है तो उसको जोड़ना पड़ेगा, वायर लगानी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा वायर लगानी पड़ती है। और उस टाइम के कुछ कंप्यूटर थे, ENIAC थे, IDVAC थे और IDSEC थे। ये बहुत सारे उस टाइम के कुछ कंप्यूटर थे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। इसका मतलब क्या है? इस टाइम में जो कंप्यूटर थे सारे के सारे साइज़ में बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, साइज़ बहुत ज़्यादा था, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और बहुत ही महंगे कंप्यूटर थे। ये जनरेशन थी 1942 से 1955। उसके बाद हमारी सेकंड जनरेशन आई। सेकंड जनरेशन के अंदर क्या कर दिया गया? जो वैक्यूम ट्यूब थी, उस वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया। किससे रिप्लेस किया गया? वो रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर के साथ। ये वाला ट्रांजिस्टर यहाँ दिखा रखा है, इस ट्रांजिस्टर के साथ रिप्लेस किया गया। जैसे ही ट्रांजिस्टर, जो सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड था वो था 1955 से 1964। उसके अंदर क्या कर दिया गया? वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस बाय द ट्रांजिस्टर। इससे क्या हो गया? हमारा कंप्यूटर का साइज है ना, और पावर कंजम्पशन का साइज है, वो पावर कंजम्पशन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की नीड 1/10 गेट की, मतलब 10 गुना कम होगी एकदम।
तो इससे क्या हो गया, ये इट इज़ आल्सो कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, मतलब पहली जनरेशन के कंपेयर में ये कंप्यूटर छोटे हो गए, 10 गुना छोटे हो गए। लेस हीट जनरेटेड, पहले जनरेशन में जितनी हीट थी उससे कम हीट ये जनरेट करने लगे। उसके बाद क्या, वेरी स्मॉल कंपेयर टू फर्स्ट। कंप्यूटर अभी भी बहुत बड़ा है, इस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर लगभग 2 अलमीरा नहीं होती है, 2 अलमीरे का जितना हमारा साइज था, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में कंप्यूटर अभी हमारा बहुत बड़ा था। और लो कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, मतलब कॉस्ट भी लो थी, मतलब पहले जो अगर मान लो खरबों रुपए का था अब करोड़ों रुपए में आ गया, तो अभी भी महंगा है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में इसका कॉस्ट क्या है, लो। और इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया सेकंड जनरेशन के अंदर, इसी जनरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। इस जनरेशन की कह दो, क्योंकि खास बातें या टेक्नोलॉजी कह दो, तो सेकंड जनरेशन के अंदर जो खास बात थी या टेक्नोलॉजी थी वो था ट्रांजिस्टर, जो इस साइड था। उसके बाद हमारी आई थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था, थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था 1964 से 1975, और जो थर्ड जनरेशन ही एक ऐसी जनरेशन है जिसके कारण कंप्यूटर कॉमन मैन तक पहुंच चुका है। एक तरह से ये कंप्यूटर के में एक क्रांति युग था, यहाँ क्रांति शुरू हुई क्योंकि कंप्यूटर कॉमन मैन तक रीचेबल हो गया, कॉमन मैन के आसानी से पहुंच के अंदर आ गया। इस जनरेशन के अंदर क्या किया गया, ट्रांजिस्टर्स को किससे रिप्लेस किया, विद ए सिलिकॉन मेटल चिप कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम शॉर्ट में आईसी बोलते हैं। जो मेरा ट्रांजिस्टर था वो साइज में थोड़ा बड़ा था, उसको क्या कर दिया गया, एक नैनो टेक्नोलॉजी से छोटे छोटे ट्रांजिस्टर बना दिए गए, बड़े ट्रांजिस्टर को छोटे छोटे, और एक सिलिकॉन मेटल की चिप के ऊपर उन ट्रांजिस्टर को फिक्स कर दिया गया, जिसको बोला गया आईसी, या फुल फॉर्म में है इंटीग्रेटेड सर्किट फ्रॉम स्मॉल स्केल सर्किट। स्टार्टिंग में 20 या 30, जैसे यहाँ लिखेगा 10 ट्रांजिस्टर लगा के देखे, फिर 20 लगाए, फिर 30 लगाए, तो इस तरह से छोटे, मान लो 100 तक जब हमने ट्रांजिस्टर एक चिप के ऊपर लगा कर देखा, तो इस टेक्नोलॉजी को बोला गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड। उस तरह से इनकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई, फिर 200 लगाए, फिर 400 लगाए, फिर 500 लगाए, साथ साथ में इसको बोला गया, जैसे इन कैपेसिटी बढ़ाते गए तो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी गई, तो उसको बोला गया मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। इस जनरेशन के अंदर ही कंप्यूटर क्या बना, कंप्यूटर लाइट इट्स बिकम इजी टू रीचेबल टू कॉमन मैन, कॉमन मैन की पहुंच में कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर आसानी से कॉमन मैन के रीच में आ गया, उसकी पहुंच में आ गया। अब कहीं कहीं कंप्यूटर जैसे बैंकों में, डाकखानों में और बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में, मतलब कॉमन मैन को कंप्यूटर दिखने लगा था। दिस जनरेशन वर स्मॉल फास्टर, ये जनरेशन के अंदर कंप्यूटर का साइज बहुत छोटा था, फास्ट था, मोर रिलायबल था, रिलायबल पहुंच में था। और इस जनरेशन के अंदर अब नेट वगैरह भी चलने लगा। अब कंप्यूटर का काम सिर्फ क्या, कैलकुलेशन का नहीं रहा, जबकि पहले जनरेशन वाले में ओनली कैलकुलेशन का था। इसके अंदर और भी बहुत डिफरेंट फील्ड में काम करने लगा, एग्रीकल्चर हो गया, आर्मी फील्ड हो गया, हेल्थ फील्ड हो गया। इस जनरेशन के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज इन्वेंटेड होगी। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है जैसे सी होगी, C++ होगी, जावा होगी, कोबोल होगी, फोर्ट्रान होगी, इस तरह की लैंग्वेज के द्वारा हम प्रोग्रामिंग करने लगे। उसके बाद जो जनरेशन आई, ये हमारा आईसी है। इसके अंदर क्या करता है, एक इस तरह से ये चिप है सिलिकॉन मेटल की, और इसके ऊपर ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर यहाँ फिक्स करके हैं, जिससे इस जनरेशन के अंदर इसको आईसी बोला गया, फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, और जिसका टाइम पीरियड था 1964 से 1975 तक। ठीक है, उसके बाद हमारी फोर्थ जनरेशन आई। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड हुआ हमारा 1975 से 1989। ये एक ऐसी जनरेशन है जिसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, सिर्फ क्या किया गया, जो आईसी के ऊपर ट्रांजिस्टर थे उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई। जैसे LSI इसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, VLSI इसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसके अंदर क्या किया गया, जो हमारे जो ट्रांजिस्टर थे ना उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई, और एक तरह से एक माइक्रो प्रोसेसर हमारा इन्वेंटेड हुआ। रिजल्ट क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर, एक तरह से प्रोसेसर एग्जिस्टेंस में आ गया, क्योंकि अब हमारे पास इस तरह की स्टोरेज कैपेसिटी थी तो कंप्यूटर को आसानी से हम चला सकते हैं, आसानी से उस पर डाटा स्टोर किया जा सकता। द कंप्यूटर यूजिंग द टेक्नोलॉजी नोन एज ए माइक्रो कंप्यूटर है। जो फोर्थ जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर थे उन कंप्यूटरों को सभी को बोला गया माइक्रो कंप्यूटर। इसके अंदर क्या किया गया, हाई कैपेसिटी हार्ड डिस्क वर इन्वेंटेड। फोर्थ जनरेशन के अंदर हमारी हाई कैपेसिटी हार्ड डिस्क इन्वेंट हो चुकी थी। उसके बाद इट इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के कंपैरिजन में फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हमारे बहुत ही फास्ट कह लो, लेस एक्सपेंसिव, मतलब सस्ते थे, ज़्यादा महंगे नहीं थे।
पोर्टेबल थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने आसान। जो लैपटॉप दिखते हैं आपको लोगों को लैपटॉप, वो सारे के 4th जनरेशन, और आजकल जो भी कंप्यूटर है हमारे लगभग 4th जनरेशन के कंप्यूटर ही हमारे पास है। वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल साइज हो गया, इस तरह से एक मेज़ के ऊपर आसानी से आप इसको रख सकते हो। लॉट ऑफ फंक्शन इंक्लूड इसके अंदर, इस जनरेशन के अंदर नेट चल रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, हेल्थ फील्ड हो गया, आर्मी फील्ड हो गया, बहुत सारे एजुकेशन फील्ड हो गया। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं जिसके अंदर इस जनरेशन वाला कंप्यूटर हम नहीं यूज़ नहीं है। बैंकिंग क्षेत्र हो गया, सभी जगह इसका यूज होगा। द ग्रेट डेवलपमेंट इन डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के अंदर बहुत ही डेवलपमेंट हुई इस जनरेशन के अंदर। जो हमने एक कैपेसिटर की मतलब ट्रांजिस्टर की जो कैपेसिटी बढ़ाई, उसको जैसे स्टार्टिंग में मान लो 2000 लगा दिया, फिर हमने 4000 लगा के देखा, फिर हमने 10,000 लगा के देखा। तो इसके अकॉर्डिंग ये पहले बनाई लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, उसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये हमारी 4th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी थी, या 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी, जिसका टाइम पीरियड हमने क्या किया 1975 से 1989। उसके बाद हमारी जो अभी जनरेशन जो चल रही है वो 5th जनरेशन है। ये जनरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, और पता नहीं कहाँ कब कंप्लीट होगी, क्योंकि जैसे ही इसके जो सारे के सारे गोल अचीव हो गए, इस जनरेशन को कंप्लीट मान लिया जाएगा। इस जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 1989 पे टूडे, मीन्स 1989 से स्टार्ट हुई है और अभी तक चल रही है। इस जनरेशन के अंदर क्या किया गया, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग देख रहे हो हर रोज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई में डिफरेंट तरह का बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी रिसर्च हो रही है, हर रोज़ नई नई चीज़ें आ रही है, चैट जीपीटी आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, हर रोज़ डिफरेंट आ रही है। डेवलपमेंट इन सम एप्लीकेशन सच जैसे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, जैसे आवाज़ को पहचान रहा है, डिफरेंट 1 लाख लोगों में से किसी की आवाज़ कंप्यूटर पहचान के। द पैरेलल प्रोसेसिंग, अभी तक जो 4th जनरेशन तक के कंप्यूटर थे वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहे थे। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब वो प्रोसेसिंग ऐसे कर रहे थे। अभी जो कंप्यूटर है अभी तक वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो उसको बोलते हैं सीरियल प्रोसेसिंग। लेकिन जो 5th जनरेशन के अंदर होगा वो पैरेलल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब मान लो ये जॉब 1 है, ये जॉब 2 है, ये जॉब 3 है, ये जॉब 4 है, ये जॉब 5। मान लो यहाँ मैंने सॉन्ग सुनना है, यहाँ मूवी देखनी है, यहाँ MS वर्ड चलाना, तो पहले जो गया है कंप्यूटर के पास तो पहले वही सोल्व होगा, उसके बाद नेक्स्ट होगा। तो इस तरह की प्रोसेसिंग जो अभी तक 4th जनरेशन के अंदर कंप्यूटर कहते थे उसको बोलते थे सीरियल प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटिंग। लेकिन जब 5th जनरेशन के कंप्यूटर आएंगे या बनेंगे, उसमें पैरेलल प्रोसेस होंगी, लाखों काम, हज़ारों काम एकदम इस तरह से होंगे पैरेलल में। तो इस तरह का जब हो जाएगा, जब देखा जाएगा। एक है नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत बड़े बड़े डिवाइस जो पहले ट्रांजिस्टर थे, कैपेसिटर, उनको बहुत छोटा बना दिया जाएगा, माइनर बना दिया जाएगा। जब ये सारे के सारे गोल अचीव हो जाएंगे तो हमारी 5th जनरेशन कंप्लीट हो चुकी है। जितने के जितने सुपर कंप्यूटर हैं, जितने भी सारे सुपर कंप्यूटर हैं, वो सारे के सारे हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, 5th जनरेशन के आते हैं। जितने के जितने रोबोट बन रहे हैं, AI रोबोट बन रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, 5th जनरेशन के अंदर आते हैं। तो ये हमारी कंप्यूटर की जनरेशन थी, बहुत अच्छे से समझाई मैंने आपको। आई होप आप लोगों को सारी की सारी जनरेशन अच्छे से समझ में आएगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वराड डिजिटल एज।